मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड प्रबंध या प्रबंध के सिद्धांत का टॉपिक नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें तथा प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं कि नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें क्या हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के अंतर्गत, चाहे वो निर्माण इकाई हो, उद्योग हो या मार्केटिंग कंपनी हो या किसी भी प्रकार का बड़ा उपक्रम हो, उसके अंतर्गत नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। तो उस नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं या तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल का हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं। सामान्यतः नियंत्रण में निम्न प्रमुख तकनीकें प्रयुक्त की जाती हैं, जो कि हमने बिंदुवार आपको ई कंटेंट में दिखा रखा है। पहली तकनीक है अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। कर्मचारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करके तथा कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके उनके कार्यों का नियंत्रण किया जा सकता है। कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यदि अधिकारी पहुंचते रहते हैं और उनके कार्यों का अवलोकन करते रहते हैं तो उनका प्रभाव नियंत्रण जैसा ही होता है। ऐसा करने से न केवल अधिकारियों को अपने कर्मचारियों के कार्य का ज्ञान होगा, बल्कि उनके नियंत्रण के साथ साथ उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। दूसरी तकनीक है उदाहरण, एग्जाम्पल क्या है? कहने से करना भला। इस पंक्ति का क्या मतलब है? एक अधिकारी जो अपने अधीनस्थों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहता है, उससे अपने अधीनस्थों के समक्ष अपने कार्यों एवं व्यवहारों का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यह उदाहरण ही अधीनस्थों के लिए आदर्श बन जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी अधीनस्थ प्रयास कर सकते हैं। तीसरा तकनीक है नीतियाँ वे सामान्य विवरण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो एक संस्था द्वारा अपने दैनिक कार्यों के निष्पादन में मार्गदर्शक तत्वों के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। नीतियों के आधारभूत लक्षण यही हैं कि ये भावी कार्यों के नियंत्रण का आधार होती हैं। चौथा है अभिलेख एवं प्रतिवेदन। अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को भी परिणामों के माप के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इनमें और योजनाओं के बीच तुलना की जा सकती है। अभिलेख एवं प्रतिवेदन का नियंत्रण के अच्छे साधन के रूप में प्रयोग करना तभी संभव होता है जब वे सरल हों। और पांचवी तकनीक है चार्ट्स एवं मैनुअल्स। संगठन के चार्ट अधिकारियों एवं प्रबंधकों को संगठन ढांचे का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये चार्ट आपसी संबंधों एवं कार्य समूहों को भी स्पष्ट करते हैं। ये चार्ट संस्था में परिवर्तन करने एवं नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रगति को दिग्दर्शित करने वाले कई प्रकार के चार्ट, ग्राफ, चित्र आदि नियंत्रण के संबंध में आवश्यक निर्देश देने के लिए उपयुक्त समझे जा सकते हैं। अगला लिखित निर्देश। अधीनस्थों के कार्यों के नियंत्रण के लिए लिखित निर्देश भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। सभी लिखित निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। अगला तकनीक है लेखाकर्म, अकाउंटिंग। लेखाकर्म भी कुशलता को मापने एक महत्वपूर्ण साधन है। सामान्यतः लेखाकर्म के 3 पहलू होते हैं। प्रथम पहलू व्यावसायिक सौदों को लिखने, द्वितीय पहलू दैनिक व्यावसायिक क्रिया को नियंत्रित करने तथा तृतीय पहलू व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए कुशलतम क्रिया को निर्धारण करने से संबंधित है। अगली टूल्स एवं तकनीक है ब्रेक इवन पॉइंट विश्लेषण।
प्रबंधकों के लिए नियंत्रण करने के अन्य साधन ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट तथा विश्लेषण है। ब्रेक इवन पॉइंट चार्ट का नियंत्रण में इसलिए महत्व है कि यह उत्पादन की विभिन्न मात्राओं एवं लागतों में संबंध बताता है, मूल्य निर्धारित करता है तथा विक्रय की मात्राओं एवं लाभों में संबंध दिग्दर्शित करता है। ब्रेक इवन पॉइंट यह बताता है कुल लागत को पूरा करने के लिए किसी वस्तु विशेष की कुल कितनी मात्रा बेची जानी चाहिए। यदि इस निश्चित मात्रा से अधिक विक्रय होता है तो संस्था को लाभ होता है। इस प्रकार इस चार्ट से संस्था के उत्पादन विक्रय सीमाओं पर नियंत्रण स्थापित करना सरल होता है। अगला है इसमें प्रमुख बजट। बजट का संस्था का बजट नियंत्रण प्रमुख महत्वपूर्ण साधन है। हेमन ने कहा है बजट प्रबंधकीय नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपकरण है। बजट के माध्यम से किया गया नियंत्रण बजटरी नियंत्रण के नाम से भी जाना जाता है। बजट ऐसी योजना है जिसमें किसी निश्चित भावी अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना को वित्तीय समांकों में प्रस्तुत किया जाता है। इसी में अधिकारियों के दायित्व भी निर्धारित किए जाते हैं। तत्पश्चात वास्तविक परिणामों की बजट के समांकों से तुलना की जाती है तथा उनसे ज्ञात अंतर को दूर कर कार्यों का नियंत्रण किया जाता है। अगला तकनीक है अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण समांकों के आधार पर नियंत्रण करने की एक तकनीक है। इस तकनीक में संस्था के विभिन्न विवरणों, विशेषकर वित्तीय विवरणों लेखों में से प्राप्त समांकों के बीच पाए जाने वाले संबंध को परिमाणात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रबंधक वित्तीय लेखांकन विवरणों से वित्तीय एवं लेखांकन अनुपात की गणना करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक संस्था में चालू अनुपात, तरलता अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, पूंजी आय अनुपात, प्रति व्यक्ति अंश आय अनुपात आदि ज्ञात किए जाते हैं और संस्था की क्रियाओं को नियंत्रण करने में उपयोग किया जाता है। अगला साधारण तकनीक प्रमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लागत नियंत्रण के लिए प्रमाप लागत लेखांकन एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसमें श्रम, कच्चे माल, उपरिव्यय इत्यादि सभी के प्रमाप पहले से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात इन प्रमापित लागतों से वास्तविक लागतों की तुलना करके उनके विचलनों को ज्ञात किया जाता है। अगला है बिंदु आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण। संस्था के अपने ही अधिकारियों की सहायता से संस्था के कार्यकलापों एवं लेखों का निरंतर रूप से अंकेक्षण करवाना आंतरिक या परिचालन अंकेक्षण कहलाता है। इसमें संस्था के दैनिक कार्यों का ही नहीं, लेखों का भी निरंतर अंकेक्षण किया जाता है। फलतः इससे यह ज्ञात हो जाता है कि संस्थाई नीतियों, नियमों, कार्रवाइयों आदि का समुचित पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अगली तकनीक है वैधानिक अंकेक्षण, स्टेट्यूटरी ऑडिट। कंपनियों तथा कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं के लिए वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। इस अंकेक्षण से पूंजी एवं संपत्तियों के विवरण की सत्यता तो प्रमाणित होती है, साथ ही साथ उनकी प्राप्तियों एवं भुगतानों की प्रामाणिकता का भी ज्ञान हो जाता है। इस अंकेक्षण से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि संस्था में सभी लेखांकन कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया गया है अथवा नहीं। और चौथा है प्रबंध अंकेक्षण। प्रबंधकीय क्रियाओं के नियंत्रण के लिए प्रबंध अंकेक्षण किया जाता है। इस अंकेक्षण से संस्था में प्रबंधकीय व्यवहार का मूल्यांकन किया जाता है तथा ज्ञात किया जाता है कि प्रबंध के स्थापित सिद्धांत प्रमापित व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है। और अगला है सांख्यिकीय तकनीक। नियंत्रण की कुछ सांख्यिकीय तकनीक भी हैं जिनका प्रबंधक उपयोग करते औसत,
प्रमाप विचलन, निर्देशांक, सहसंबंध, रेखा, लेखा चित्र, चित्र, निदर्शन इत्यादि प्रमुख सांख्यिकीय तकनीक हैं जिनका नियंत्रण में उपयोग किया जा सकता है। इन तकनीकों का उपयोग प्राय उत्पादन, नियोजन एवं नियंत्रण, किस्म नियंत्रण आदि में अधिक किया जाता है। और अगला है गणितीय तकनीकें। नियंत्रण के लिए आधुनिक समय में अनेक गणितीय तकनीकों का भी विकास हो चुका है, जैसे पार्ट, CPM, रेखीय कार्यक्रम, सिमुलेशंस, रेखा या कतार सिद्धांत, क्रीड़ा सिद्धांत इत्यादि गणितीय तकनीकें काफ़ी उपयोग में लाई गई है। इस तरह से सामान्यतः नियंत्रण में इन प्रमुख तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे टॉपिक में प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के क्या आवश्यक तत्व अथवा लक्षण हैं, इसको हमने प्राय प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था में कुछ लक्षणों गुणों की आवश्यकता होती है। ऐसे कुछ प्रमुख लक्षण या तत्व जो कि प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए आवश्यक हैं, निम्न प्रकार से हमने ई कंटेंट में आपको बता रखे हैं। पहला है लक्ष्य उन्मुखी। नियंत्रण व्यवस्था तभी प्रभावी होती है जब वह लक्ष्य उन्मुखी या लक्ष्य केंद्रित हो। अतः नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने से पूर्व ही नियंत्रण के लक्ष्य निर्धारित कर लेने चाहिए तथा सभी संबंधित लोगों को इन्हें भली प्रकार समझ लेना चाहिए। दूसरा, यथार्थ। नियंत्रण व्यवस्था यथार्थ या सटीक होनी चाहिए, अर्थात यह व्यवस्था सही एवं विश्वसनीय सूचनाओं को एकत्र करने में सक्षम होनी चाहिए। तीसरा है समयोचितता। नियंत्रण व्यवस्था समयोचित सूचनाएं प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि श्रेष्ठ सूचनाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं यदि वे देरी से प्राप्त होते हैं। अगला बिंदु आवश्यक तत्वों में उद्देश्यपरक। नियंत्रण व्यवस्था यथासंभव उद्देश्यपरक या निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार के पक्षपात की संभावना नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु समझने योग्य। ऐसी नियंत्रण व्यवस्था असफल हो जाएगी जिसे उसके उपयोगकर्ता अर्थात प्रबंधक एवं कर्मचारी समझ ही ना सकें। जिस नियंत्रण व्यवस्था को समझने में कठिनाई होती है वह अनावश्यक गलतियां करवा सकती है। और अगला बिंदु है लोचशील एवं भविष्योन्मुखी। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएं गतिशील वातावरण में कार्य करती हैं जहाँ प्रतिफल परिवर्तन होते रहते हैं। अतः नियंत्रण व्यवस्था लोचशील एवं भविष्य की संभावित परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। अगला आवश्यक तत्व और वो है मितव्ययी। नियंत्रण व्यवस्था संचालन में मितव्ययता होनी चाहिए। नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण एवं संचालन में धन एवं समय की अनावश्यक बर्बादी नहीं होनी चाहिए। इस पर होने वाले व्यय की तुलना में इससे प्राप्त होने वाले लाभों का मूल्य सदैव अधिक होना चाहिए। फिर अगला उचित प्रमाप या मानक। नियंत्रण व्यवस्था में अपनाए जाने वाले प्रमाप मानक उचित एवं पूरे करने योग्य होने चाहिए। यदि प्रमाप बहुत ही ऊंचे या अनुचित होंगे तो कर्मचारी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतः वे निराश एवं हतोत्साहित होंगे। यदि अनुचित प्रमापों को पूरा करने हेतु कर्मचारियों का दबाव बनाया जाएगा तो अनैतिक या गैर कानूनी तरीकों का सहारा ले सकते हैं। और अगला बिंदु है प्रमुख बिंदु या स्थान नियंत्रण। प्रबंधक संस्था में होने वाली प्रत्येक क्रिया का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, अतः प्रबंधकों को उन बिंदुओं या स्थानों पर नियंत्रण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो संस्था के निष्पादन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और अगला है संगठन संरचना के अनुकूल। नियंत्रण व्यवस्था संस्था की संगठन संरचना के अनुरूप एवं अनुकूल होनी चाहिए। यह संस्थाई क्रियाओं के संबंधों एवं प्राधिकार संबंधों के अनुकूल होनी चाहिए। अपवाद पर ध्यान। नियंत्रण व्यवस्था अपवाद के सिद्धांत पर स्थापित की जानी चाहिए।
ये सिद्धांत ये कहता है प्रबंधकों को प्रमापों से अपवादजनक या गंभीर विचलनों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए कि प्रबंधक प्रत्येक क्रिया एवं छोटे मोटे विचलन का नियंत्रण नहीं कर सकते। और अगला इसमें प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्वों में है सुधारात्मक प्रयास। अच्छी नियंत्रण व्यवस्था से केवल प्रमापों से विचलनों को ही ज्ञात करने में ही सुविधा नहीं होती है, बल्कि उन विचलनों में सुधार हेतु उपायों की भी व्यवस्था होती है। और भागीदारी या सहभागिता। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के निर्माण एवं संचालन हेतु सभी संबंधित व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में नियंत्रण व्यवस्था का निर्माण एवं संचालन प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों से होनी चाहिए। उपयुक्तता। प्रत्येक संस्था का आकार एवं उसकी प्रकृति, कार्य प्रणाली दूसरी संस्थाओं से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक संस्था की नियंत्रण व्यवस्था भी भिन्न ही होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था के प्रत्येक स्तर पर अपनाई जाने वाली नियंत्रण व्यवस्था भी प्राय भिन्न ही होती है। और अगला है प्रत्यक्ष नियंत्रण, उपप्रणालियों का आत्मनियंत्रण। और अगला लास्ट है मानवमुखी या मानव केंद्रित। नियंत्रण व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जबकि वह मानवमुखी अथवा मानव केंद्रित होगी। यह सभी जानते हैं कि नियंत्रण व्यवस्था में मानव जाति का प्रत्यक्ष सरोकार होता है, अतः यह व्यवस्था मानवीय घटकों से प्रभावित होती है। अतः नियंत्रण व्यवस्था तभी प्रभावी होगी जब उसके निर्माण एवं संचालन में मानवीय घटकों, मानव की शारीरिक, सामाजिक, मानसिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इस तरह से आज हमने ये आपके इस टॉपिक में नियंत्रण के साधन एवं तकनीकें और प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के आवश्यक तत्वों का ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया है। धन्यवाद।